वेलकम एवरीवन टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का वो है, द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%। व्हाट इज द नेट परसेंटेज डिक्रीज। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है ना एप्पल की जो कॉस्ट है उसको पहले हम 20% इंक्रीज कर देते हैं, फिर उसको 20% डिक्रीज कर देते हैं, मतलब 20% कम कर देते हैं। तो नेट परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 4% है, 3% है, 5% या 6% है। आपको इसको करना है, देन गेस करना है कौन सा राइट आंसर है, फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सो हम लेट करते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है एप्पल्स की वो है 100। अब इसने कहा है कि जो कॉस्ट है एप्पल्स की वो हम इंक्रीज़ करते हैं 20%। अब 100 का 20%, 100 का क्या होता है, ऑफ 100 इज़ 20। मतलब अब जो एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो गई, 120 हो गई है। देन डिक्रीज बाय 20%। फिर कहते हैं कि फिर उस कॉस्ट प्राइस को हम 20% डिक्रीज करते हैं। मतलब अब 120 को हमने 20% डिक्रीज करना है। तो 20% ऑफ 120 कितना होता है, 10% होता है 12, और 20% कितना होता है 24। सो अब जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी हो गई है, पहले कितनी हो गई थी 120, और उसमें से 24 हम करेंगे माइनस। तो हमारी कॉस्ट प्राइस अब कितनी हो गई है 96। तो नेट परसेंटेज इस पूरी प्रोसेस में नेट परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, पहले कितनी थी 100 थी, अब कितनी हो गई है 96। तो इसको हमने अगर परसेंटेज में देखना हो तो वो 100 माइनस 96 डिवाइडेड बाय पहले कितनी थी 100 इंटू 100%। सो ये आ गया 4/100 इंटू 100%। सो 100 कैंसिल और इसका आंसर होगा 4%। सो कॉस्ट प्राइस हमने 100 ली तो 20% ऑफ 100 कितना होता है 20। तो फिर कॉस्ट प्राइस कितनी होगी हमारी 120। जब इंक्रीज़ किया फिर उसको हमने 120 जब होगी उसको वापस डिक्रीज़ किया 20%। सो 120 का 20% कितना होता है 24 होता है। सो 120 में से 24 गए तो 96। सो नेट जो इस प्रोसेस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि 100 से कम हो गया है, 96 हो गया है। तो कितना डिक्रीज़ हुआ है, 4% डिक्रीज़ हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज। जो पहले 5 मल्टीपल्स होंगे 9 के उनकी एवरेज क्या होगी। एवरेज द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। पहले तो हम मल्टीपल लिखते हैं 9 के। पहले 5 मल्टीपल्स कौन से होंगे, 9, 18, 27, 36 एंड 45। ये हैं पहले 5 मल्टीपल्स 9 के। सो इनकी एवरेज कैसे निकलेगी, इन सभी को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 5 तो ये एवरेज निकल जाएगी। इसका एक और मेथड है। ये मेथड कौन सा है, जिसमें अगर कॉमन डिफरेंस जो है अगर सेम है, फॉर एग्जांपल इनके बीच में अगर हम डिफरेंस करें माइनस करें तो ये कितने का डिफरेंस होगा 9 का। 18 और 27 में भी 9 का डिफरेंस है, 27 और 36 में भी 9 का डिफरेंस है, और 36 और 45 में भी 9 का डिफरेंस है। अगर जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो सेम होता है, इफ़ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेम, तो एवरेज की ट्रिक है, जैसे हम एवरेज निकाल सकते हैं, वो है फर्स्ट नंबर प्लस जो लास्ट नंबर होगा डिवाइडेड बाय 2। सो फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है 9, लास्ट नंबर क्या है 45 डिवाइडेड बाय 2। सो 9 प्लस 45 होता है 54 डिवाइडेड बाय 2। 54 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है 27। सो एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज
27. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। द स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड क्या है, जो नागपुर से इलाहाबाद जब वो ट्रेन जाती है तो उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, और जब वो वापिस आती है मतलब वाइल व्हेन कमिंग बैक फ्रॉम इलाहाबाद टू नागपुर, जब वो इलाहाबाद से नागपुर आती है उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब इसमें अगर आप एनालाइज करो, अच्छे से देखो, तो इसमें क्या है, जो डिस्टेंस है वो सेम है, क्योंकि नागपुर टू इलाहाबाद भी उतना ही डिस्टेंस है और इलाहाबाद से जब नागपुर वापस आना है तो उतना ही डिफरेंस है। सिर्फ क्या है, इसमें स्पीड डिफरेंट है। तो इसमें हम एवरेज स्पीड की एक ट्रिक होती है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। एवरेज स्पीड अगर डिफरेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई, वेयर x भी स्पीड s1 है और y क्या है, स्पीड s2। सो 2 इंटू पहले स्पीड कितनी थी 100 किलोमीटर पर आवर इंटू फिर क्या थी नेक्स्ट वाली 150 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर पर आवर प्लस 150 किलोमीटर पर आवर। अब इसका 100 किलोमीटर पर आवर, इसका किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, क्योंकि 100 वाला किलोमीटर पर आवर था, 150 वाला किलोमीटर पर आवर था। सो ये कितना आएगा हमारा 2 इंटू 100 इंटू 150, 2 इंटू 100 200 इंटू 150 इज 30,000 किलोमीटर पर आवर का क्या है स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर प्लस 150 किलोमीटर इज 250 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर और इसका स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 250 कितना होता है, इसको करके आएगा हमारा 30,000 डिवाइडेड बाई 250 इज़ 120 किलोमीटर पर आवर। सो जो एवरेज स्पीड होगी ड्यूरिंग द होल जर्नी इज़ 120 किलोमीटर पर आवर। दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Two numbers are 30% and 20% less than a third number respectively. The ratio of the first two numbers is, इसने बोला है कि दो नंबर्स हैं जो कि 30%, जो पहला नंबर है वो 30% कम है तीसरे नंबर से और दूसरा नंबर 20% कम है तीसरे नंबर से। सो हमें बतानी है जो फर्स्ट टू नंबर्स हैं उनकी रेशो क्या होगी। सो पहले हम लेते हैं फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर। लेट करते हैं कि हम जो थर्ड नंबर हमारे पास 100 है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या है 30% लेस है देन द थर्ड नंबर। मतलब थर्ड नंबर में से 30% ऑफ थर्ड नंबर निकालेंगे तो हमारा कौन सा नंबर निकल जाएगा, फर्स्ट नंबर। 30% ऑफ 100, तो ये क्या आएगा 100 माइनस 100 का 30%, 30/100 इंटू 100 इज 30। सो फर्स्ट नंबर आ गया हमारा 70। अब सेकेंड नंबर क्या आएगा, सेकेंड नंबर क्या है 20% लेस देन द थर्ड नंबर। सो 100 माइनस 20% कम है 100 का, तो ये आएगा हमारा 100 माइनस 20/100 इंटू 100 इज 20। सो सेकेंड नंबर हमारा आ गया 80। अब फर्स्ट नंबर भी है सेकेंड नंबर भी है, हमें रेशो बतानी है फर्स्ट और सेकेंड नंबर की। फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर, यही हमें रेशो बतानी है। सो फर्स्ट नंबर है हमारा 70 डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर है 80। सो 0 0 कैंसिल और ये आ गया हमारा 7/8, या इसको लिख सकते हैं हम 7/8।
सो 7:8 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। अब दो नंबर्स दिए गए हैं जिनकी रेशियो है 2:3 और उनका प्रोडक्ट है 726। हमें बताना है कि इन दो नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। सो रेशियो नंबर्स की दी हुई है हमें 2:3। सो हम जो दो नंबर्स हैं उसमें से लेट करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर 2x है और सेकेंड नंबर को लेट कर दिया 3x। अब हमें बताया गया है कि इनकी प्रोडक्ट कितनी है? 726 है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर किसके इक्वल है? 726 के इक्वल है। सॉरी, गलत लिख दिया मैंने। सो यहाँ पे आएगा 726, मतलब इनकी प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में दिया होगा इनकी प्रोडक्ट 726 के इक्वल है। सो निकालते हैं यहाँ से 2x इंटू 3x इज 3 to the 6, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्र इज इक्वल टू 726। दिस इज इम्प्लाइज एक्स स्क्र इज इक्वल टू 726 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको डिवाइड करके आता है 121। सो एक्स स्क्र की वैल्यू अगर 121 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 121 और एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 11। अब इनमें से हमें पूछा हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर। अब 2x और 3x में से स्मॉलर नंबर कौन सा है? 2x। तो 2x की क्या वैल्यू है? स्मॉलर नंबर 2 इंटू एक्स अभी हमने निकाला 11। तो 2 इंटू 11 इज 22। सो स्मॉलर नंबर की क्या वैल्यू है हमारी? 22। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की हमें रेशियो दी हुई है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी? पहले आप इसको ट्राई करो फिर इसका आंसर बताओ और आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपके 25 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। सो इसको हम करते हैं ट्राई। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो कितनी है? 4:5, मतलब 4/5। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 और सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें? 5। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज होता है SP माइनस CP डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू परसेंटेज के लिए 100%। सो SP कितना है हमारा? 5 माइनस CP कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100%। 5 माइनस 4 इज 1/4 इंटू 100%। सो ये कितना आएगा? 100/4 और 100/4 कितना होता है? 25%। सो हमें कितना प्रॉफिट होगा? 25%। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अब हमें इन सभी में से बताना है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है इन सभी में से। सो ये जो फ्रैक्शंस दी हैं पहले तो हम इनको लिख लेते हैं। 6/7, 5/6, 7/8 एंड 4/5। अभी किस टाइप की फ्रैक्शन है? फ्रैक्शंस दो टाइप्स की होती है, एक होती है इम्प्रॉपर, एक होती है प्रॉपर। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होती है बट यहाँ पे मेन जो दो टाइप्स में बता रही हूँ वो है इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर में क्या होता है? जो इम्प्रॉपर में न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है और प्रॉपर में न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है और प्रॉपर में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ये जो सारी फ्रैक्शंस हमें दी हुई हैं इन सभी में जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है। 6/7, 7 बड़ा है, 5/6 में से 6 बड़ा है, 7/8 में से 8 बड़ा है और 4/5 में से 5 बड़ा है। मतलब डिनोमिनेटर सभी में बड़ा है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हमें कंपैरिजन के लिए फ्रैक्शन दी गए हैं और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम है,
फॉर एग्जाम्पल अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का, 7 - 6 कितना होता है 1, और इसमें 5/6 में भी 1 का डिफरेंस है, 8/7 में भी 1 का डिफरेंस है, 5 और 4 में भी कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस अगर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ी होगी, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। अब इन सभी में से सबसे बड़ा न्यूमिनेटर किस फ्रैक्शन का है, 7/8 का बड़ा है, 7 न्यूमिनेटर सबसे बड़ा है तो 7/8 सबसे बड़ी होगी। नेक्स्ट होगी 6/7, फिर आएगी 5/6 और फिर आएगी 4/5। तो इन सभी फ्रैक्शन में से 7/8 इज ग्रेटर देन 6/7 इज ग्रेटर देन 5/6 इज ग्रेटर देन 4/5। तो हमें पूछी है सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन है यहाँ पे 7/8, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया है, द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग इज। अब ये देखनी है पहले आपने प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/6 है, 6/7 है, ये भी कौन सी फ्रैक्शन चल रही है, प्रॉपर चल रही है। 13/11 इसमें क्या है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 20/21, लेकिन ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इन सभी में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, इन सभी में से बड़ी फ्रैक्शन 5/6 है, 6/7 है, 20/11 है या फिर 13/11 है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगी इसकी वैल्यू भी देखो 1 से कम होगी, इसकी वैल्यू भी 1 से कम होगी, इसकी वैल्यू भी 1 से कम होगी। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी किसकी होगी, 13/11 की, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से ज़्यादा आएगा। तो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी इन फ्रैक्शंस में से, 13/11, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो 13/11 यहाँ पे सी ऑप्शन में आना था, 13/11। सो इसमें ऑप्शन सी जो होगा 13/11 ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 1, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगनल, वन ऑफ द डायगनल आएगा यहाँ पे, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगनल ऑफ ए रोम्बस इज 12 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगनल, हमें एक डायगनल जो है D1 उसकी लेंथ बताई हुई है 12 सेंटीमीटर है, हमें एरिया बताया है रोम्बस का है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पूछा है कि जो सेकेंड डायगनल है ना उसकी लेंथ कितनी होगी। सो एरिया का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। सो वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, एरिया का क्या वैल्यू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू D2। सो D2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, D2 ये हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सो D2 की वैल्यू आएगी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आएगा 6 सा, सो 18 सेंटीमीटर। सो D2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 18 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 10 है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सम फॉर 2 years इज एट द रेट ऑफ 25% इज Rs 25। ये कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी है, रेट दिया है, टाइम दिया है, हमें वैल्यू पूछी है प्रिंसिपल की एंड रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टू सिंपल इंटरेस्ट, ये हमने निकालना है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट
into time divided by 100. So simple interest, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। प्रिंसिपल हमें दिया नहीं हुआ, पी रख लिया है। रेट कितना है 25 इंटू टाइम कितना है 2 डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया हमारा 100 और ये आ गया 4 और ये आ गया 2। सो पी बाय 2। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारी वैल्यू आ गई सिंपल इंटरेस्ट की पी बाय 2। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फार्मूला इसका है पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर n माइनस 1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। ये आ गया p इंटू 1 प्लस रेट कितना है 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू n होता है टाइम। तो टाइम कितना है 2 माइनस 1। तो ये आ गया p इंटू 100 प्लस 25 इज 125 डिवाइडेड बाय 100 इसका स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आएगा p इंटू, ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस 1। सो ये आएगा p इंटू 5 का स्क्वायर इज 25, 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 1। सो p इंटू 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16। 25 माइनस 16 क्या होता है 25 माइनस 16 इज 9p डिवाइडेड बाय 16। सो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आई है 9p डिवाइडेड बाय 16। अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। सो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है, उसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें क्वेश्चन में दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ कितना दिया है 25 दिया है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की हमने क्या वैल्यू निकाली है 9p डिवाइडेड बाय 16 माइनस सिंपल इंटरेस्ट की क्या वैल्यू निकाली है p बाय 2 इज इक्वल टू 25। दिस इज इम्प्लाइज p बाय 16, 9p बाय 16 इसको कॉमन ले लिया हमने 1/2 को, तो ये हमारा आया p बाय 16 इज इक्वल टू 25। और यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू आई है 400। सो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी आई है 400। 400 मतलब ऑप्शन ए भी सही लग रहा है और ऑप्शन सी भी सही लग रहा है। अब हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की रेशो निकालनी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है हमारी 9p बाय 16 डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट की क्या है p बाय 2। सो 9p बाय 16 इंटू 2 बाय p, ये उल्टा हो जाएगा। सो ये आ गया 8 और ये p हो गया कैंसिल। तो हमारा आ गया 9/8, या फिर रेशो में अगर लिखना हो तो रेशो हमें चलो ऐसे ही दी हुई है 9/8 ही दिया हुआ है। सो 400 आ गया हमारा प्रिंसिपल एंड रेशो जो है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट की वो आ गई हमारी 9/8। सो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एन इलेक्ट्रिक पोल ऑफ 20 मीटर हाइट हैज़ कॉस्टेड, एक इलेक्ट्रिक पोल है, से इट इलेक्ट्रिक पोल है, एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट है 20 मीटर। इस इलेक्ट्रिक पोल की हाइट है 20 मीटर। इसने एक शेडो बनाई है ऑन द ग्राउंड, से इट की ये शेडो है इसकी, जिसकी लेंथ है 20√3 मीटर में है ये भी। सो इलेक्ट्रिक पोल है जिसने एक शेडो बनाई है ग्राउंड पे जिसकी लेंथ है 20√3।
तो हमें बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये वाला एंगल। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू बतानी है। सो इस केस में ये जो परपेंडिकुलर, इस मतलब ये एंगल किसका है, परपेंडिकुलर के अपोजिट वाला है और बेस के एडजेसेंट वाला है। तो ये कौन सा एंगल होगा हमारा, टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है टैन थीटा। सो टैन थीटा की वैल्यू हमारी आएगी, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है 20 मीटर डिवाइडेड बाय बेस कितना है 20√3 मीटर। सो मीटर मीटर कैंसिल, 20 कैंसिल। सो हमारे टैन थीटा की वैल्यू आएगी 1/√3। अब टैन थीटा जो है वो कौन से एंगल पे 1/√3 होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 30 डिग्री, तब टैन थीटा क्या होता है 1/√3 होता है। सो हमारी थीटा की वैल्यू कितनी निकली 30 डिग्री। सो थर्ड वाला ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ अ नंबर, ये जो नंबर दिया है अगर ये डिविजिबल बाय 9 है देन हमें फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ एक्स। अब नंबर लिखते हैं हम पहले, 6 7 2 3 5 x 4 8 9। हमें बस ये बताया हुआ है कि ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है, 9 से डिविजिबिलिटी के लिए जो सम ऑफ द डिजिट्स होता है ना, ये जो डिजिट्स हैं सारे इनकी सम डिविजिबल बाय 9 होनी चाहिए। 9 हो या 9 का मल्टीपल होगा तो ये डिविजिबल बाय 9 होगा। सम ऑफ द डिजिट्स जो होंगे, जो भी नंबर इन डिजिट्स को सम करके आएगा उन वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा। सो इनकी डिजिट्स की सम करते हैं हम, 6 + 7 + 2 + 3 + 5 + x + 4 + 8 + 9। 7 और 6 कितना होता है 13, 13 और 2 आ गया 32, 15, 15 और 3 18, 18 और 5 इज 23, 23 और 4 27, 27 और 8 आता है 35, 35 और 9 आता है 44। मतलब हमारा नंबर आ रहा है 44 + x। अब इनमें से x की वैल्यू देखो कौन सी होगी, x की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये नंबर बनेगा 45, अगर 3 होगी तो ये नंबर क्या बनेगा 47, अगर x की वैल्यू 5 होगी तो ये नंबर कितना बनेगा 49, एक्स की वैल्यू अगर 7 होगी तो ये नंबर बनेगा 51। अब इनमें से कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 9 है, 9 5 ज़ा 45। सो ऑप्शन जो 1 होगा इज द राइट आंसर, दैट इज 1 होगी एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इफ अरुण इज कोडेड एज 54 देन हाउ विल वरुण बी कोडेड एज। अगर अरुण की कोडिंग 54 है तो वरुण की कोडिंग क्या होगी। तो अरुण की कोडिंग है 54। पहले तो हम लिखते हैं कि ये कौन कौन सी प्लेस पे है। ये 1 पे होता है, आर की प्लेस है 18, ये है 21 पे और एन है 14 पे। सो इनका सम करते हैं, 1 + 18 इज 19, 19 और 21 इज 40, 40 और 14 इज 54। मतलब डिजिट्स का सिंपली क्या हो रहा है सम हो रहा है। सो वरुण के जो डिजिट्स हैं उसका क्या सम होगा, वरुण VARUN, V 22 नंबर पे है, A 1 नंबर पे है, R इज ऑन 18, U इज ऑन 21 और N कौन से नंबर पे है 14 पे है। तो सिंपली इनकी सम करो, इनको ऐड करो। तो 22 और 1 आ गया 23, 23 और 18 आ गया 41, 41 और 1 आ गया 42, 42 और 20 आ गया 62, 62 और 4 इज 66, 66 और 10 इज 76। सो वरुण की कोडिंग क्या होगी 76।
सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ ड्राइव इज कोडेड एज दिस एंड स्पर इज कोडेड एज 6489, व्हाट विल बी द कोड फॉर प्राइड। तो प्राइड को हम कैसे कोड करेंगे, पहले हम नंबर लिखेंगे जिनका कोड है। ड्राइव का कोड है 59372। स्पर का कोड है SPUR इज कोडेड एज 6489। हमसे किसका कोड कोड पूछा है, प्राइड का। अब देखो ये जो नंबर है हमें देखते हैं कि इसमें से ही अगर हमें कोड मिल जाए। देखो P भी है यहाँ पे, R भी है, I भी है, D भी है और E भी है, तो यहीं से कोडिंग निकाल लेते हैं। P का कोड क्या है 4, R का कोड क्या है 9, I का कोड क्या है 3, D का कोड क्या है 5 एंड E का कोड क्या है 2। सो प्राइड की कोडिंग है 49352। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। आपको नंबर सीरीज दी गई है, आपको फाइंड आउट करना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या आएगा। या आप खुद ट्राई करो करने का, फिर सोल्यूशन देखना इसका। तो पहले हम लिखेंगे सीरीज क्या है 10, 30, 68 और 130। अब ये देखो 10 किसके क्यूब के पास लग रहा है मुझे, 2 के क्यूब के पास है। 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब होता है 8, और सॉरी प्लस 2, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 कितना होता है 10। सो ये 3 का क्यूब है प्लस 3 30। 4 का क्यूब इज 64 प्लस 4 इज 68। 5 का क्यूब इज 125 प्लस 5 130 आ गया। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 2 का क्यूब चल रहा है 3 का, 4 का, फिर 5 का, फिर आएगा 6 का क्यूब प्लस 6। 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 6 होता है 222। सो इसमें 222 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इफ वेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट देन साउथ विल बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। अगर वेस्ट की जगह पे नॉर्थ ईस्ट हो तो साउथ की जगह पे क्या होगा। पहले हम सिंपल वाली लिखते हैं कि जो अरेंजमेंट एक्चुअल में होती है डायरेक्शंस में। ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, ये है ईस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। अब यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। ये ओरिजिनल होती है। इसने हमें कहा है अगर वेस्ट की जगह पे नॉर्थ हो, वापस ये ड्रॉ करते हैं हम। अगर वेस्ट वेस्ट की जगह पे इसने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट हो, वेस्ट की जगह पे इसने कहा है कि अगर वेस्ट की जगह पे नॉर्थ ईस्ट है तो साउथ की जगह पे क्या होगा। अब देखो अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, पूरा ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये आ गया। अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, ये वाली डायरेक्शन अगर नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट के राइट में कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के राइट में होती है ईस्ट, और इसके लेफ्ट में मतलब इस साइड में कौन सी होती है, नॉर्थ होती है। सो हमें नॉर्थ पता चल गया, नॉर्थ का अपोजिट होगी साउथ और ईस्ट की अपोजिट होगी वेस्ट। तो साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अब हमें सारी डायरेक्शन पता चल गई। हमें पूछा है कि साउथ कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी। साउथ कहाँ पे थी, ये, तो इस जगह पे अब कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17।
इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन अ मैन सेड, एक आदमी एक वुमेन को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि हर हस्बैंड इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर, जो उसका हस्बैंड है मेरे फादर का ओनली सन है। तो वो वुमेन जो है वो उस मैन की कैसे रिलेशन में है? पहले क्या है, मेरे फादर का ओनली सन। मेरे फादर का ओनली सन कौन हुआ? मतलब ये जो मैन कह रहा है कि मैं उसके फादर का ओनली सन, उसके फादर का ओनली सन तो वही हुआ। तो उसके फादर का ओनली सन जो है उस वुमेन का हस्बैंड है। ठीक है, उस वुमेन का हस्बैंड मतलब ये जो मैन है ना, ये इस वुमेन का क्या लगता है? हस्बैंड लगता है। सो वो वुमेन उस आदमी की क्या लगी? हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू मैन? वो उसका हस्बैंड है तो वो वुमेन उसकी क्या हुई? वाइफ। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सो क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी। जो क्यू की मदर है ना, मतलब क्यू अगर यहाँ पे है, क्यू की जो मदर है, लेट, ये क्यू की मदर है, क्यू की जो मदर है इज द सिस्टर ऑफ पी। ये जो पी की है, पी की ये सिस्टर है। एंड डॉटर ऑफ एस, जो क्यू की मदर है वो एस की क्या है? डॉटर है। कि डॉटर है। ए इज द सन ऑफ पी। ए जो है वो पी का क्या है? सन है। एंड ब्रदर ऑफ एच, और एच का क्या है? ब्रदर है। जी इज द फादर ऑफ एच। जी जो है वो एच का क्या है? फादर है। जी एच का फादर है, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का। सो हमसे पूछा है हाउ एस इज रिलेटेड टू जी। एस जी से कैसे रिलेटेड है? ये जो क्यू की मदर है इसकी सिस्टर कौन है? ये सिस्टर है पी की। ठीक है, ये सिस्टर है पी की और ये इसका क्या है? हस्बैंड होगा। तो इसकी ये कौन है? इसकी मदर है। मदर है कि फादर है ये मेंशन नहीं है, मतलब इसका जेंडर जो है एस का वो हमें नहीं पता है। तो ये फादर इन लॉ भी हो सकता है या फिर मदर इन लॉ भी हो सकती है। सो हमें ऑप्शन दिया है नेप्यू है, सन इन लॉ है, ग्रैंड फादर है या फादर इन लॉ है। या अगर इसमें ऑप्शन होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो आपने वो वाला टिक करना था। तो यहाँ पे अगर फादर इन लॉ दिया हुआ है कि एस कैसे रिलेटेड है जी से, तो आप फादर इन लॉ वाला ही करेक्ट कंसीडर करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। स्टेटमेंट है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मतलब आसान भाषा में कहो तो ऐसे यूज़ करते कि हर जो चीज़, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो कंक्लूजन इसके हैं कि फर्स्ट है थिंग्स दैट अपीयर गुड फ्रॉम आउटसाइड और नॉट प्रोबेबली गुड फ्रॉम इनसाइड। कि जो चीज़ें हमें बाहर से अच्छी लगती हैं ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी अच्छी हों। तो ये मैच करता है इसके साथ। यस करता है, क्योंकि वही बात है ना कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो नेक्स्ट है वी कैन नॉट इमेजिन द इनर ट्रूथ बिहाइंड द ग्लॉसी आउटलुक ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन फ्रॉम फार। हम किसी भी मतलब किसी के किसी की भी कोई ग्लॉसी इंसान, कोई भी इंसान ऐसा है जो बाहर से अच्छा दिखाता है, तो हम उसके इनर ट्रूथ को नहीं जान सकते दूर से कि इसका इनर जो होगा इनसाइड ये कैसा होगा, इनर ट्रूथ नहीं जान सकते। ये भी इसी स्टेटमेंट का मतलब है। ये दोनों ही मतलब करेक्ट हैं अगर पूछा जाए कि कौन सा स्टेटमेंट है, कौन से कंक्लूजन है ये जो इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। सो कंक्लूजन वन भी फॉलो करता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड में कि जो इंसान बाहर से अच्छा दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी अच्छा हो। तो ये भी यही है कि हम किसी का इनर ट्रूथ नहीं जान सकते उसके बाहरी अपीयरेंस से। सो इसमें दोनों ही कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। बोथ कंक्लूजन वन एंड टू आर फॉलोइंग। सो ऑप्शन बी जो होगा इसमें वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। एजर्शन है ग्रीन हाउस एमिशंस हैव इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। अगर हम लास्ट डेकेड, लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो ग्रीन हाउस एमिशन, जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं वो इंक्रीज हो गया है। इसका रीज़न यहाँ पे हमें दिया गया है
कि एवरेज व्हीकल्स ऑन द रोड हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड। जो रोड्स पे व्हीकल्स हैं आजकल वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई इस लास्ट डेकेड। जो अगर लास्ट 10 ईयर्स की मैं बात करूँ तो रोड्स पे जो व्हीकल्स हैं वो भी इंक्रीज हो गई। अब व्हीकल्स भी पता है आपको कि पोल्यूशन क्रिएट करती है, तो ग्रीन हाउस एमिशंस होता है उनमें से भी। हमें पूछा गया है कि एजर्शन ट्रू है बट रीज़न इज़ फॉल्स, एजर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न ट्रू है। जब दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि यस ये जो रोड्स पे व्हीकल हैं ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस एमिशन इंक्रीज हो रहा है, या फिर दोनों ट्रू हैं लेकिन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही। तो आपने इसमें से बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है कि ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की, मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इफ प्लस मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड मीन्स प्लस एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई बाय, देन इसका मतलब बताना है कि इस जो फ्रेज है इसका ये जो दिया हुआ है हमें इसका क्या आएगा एंड रिजल्ट। सो इसको हम लिखते हैं 38। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, प्लस मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइडेड बाय 2। माइनस का क्या मतलब है, एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 6। प्लस का क्या मतलब है, माइनस, माइनस 19, और डिवाइड का क्या मतलब है, प्लस 35। तो इसका हमें बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। सबसे पहले बॉड मास में जो रूल है वो डिवाइड वाला हम करेंगे। 38 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 19 इंटू 6 माइनस 19 प्लस 35। तो 19 into 6 is 114 minus 39 plus 35। 13, अरे यहाँ पे आएगा 114 माइनस 19 है, यहाँ पे माइनस 19, 114 माइनस 19 प्लस 35। तो ये हमारा करके आएगा 149 माइनस 19, तो ये हमारा आएगा 130। सो इसको सॉल्व करके, इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आया है ऑप्शन ए, दैट इज 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको क्या रिप्लेस करेगा। तो सबसे पहले इनका हम रिलेशन देख लेते हैं, पी के जी टी एक्स सी और ओ एल। पी कौन से नंबर पे है, पी 16 पे है, के 11 पे है। अब जी कौन से नंबर पे है, 7 पे है, और टी कौन से नंबर पे है, 20 पे। एक्स कौन से नंबर पे है, 3 पे है, और ये 24 नंबर पे है। ओ कौन से नंबर पे है, 15, और एल कौन से नंबर पे है, 12। अब इसमें क्या हो रहा है, पी के बाद 16 प्लस ए, पी में अगर हम +8 करेंगे तो एक्स आएगा। उसी तरीके से इसमें जी वाले में अगर हम +8 करेंगे तो ओ आएगा। और के और टी में क्या रिलेशन है, इसमें है के और सी में -8 का रिलेशन है, और टी और एल में भी -8 का रिलेशन है। तो नेक्स्ट वाला क्या रिलेशन होगा, क्योंकि थर्ड वाले के साथ रिलेशन चल रहा है तो हमें इसका देखना है, एक्स सी का रिलेशन देखना है विद नेक्स्ट नंबर। और एक्स में अगर हम +8 करेंगे तो हमारा आएगा एफ, और सी में जब -8 करेंगे तो हमारा आएगा यू। सो एफ यू इज़ द राइट आंसर। इसमें एफ यू जो है वो राइट आंसर होगा इस क्लस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 3 of the following 4 words are alike in a certain way and one is different.
3 वर्ड्स जो हैं वो एक जैसे हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सा डिफरेंट है। सो फर्स्ट वर्ड है गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, बाईफोकल्स और ऑप्टिकल रीडर। जो गॉगल्स है ये चीज़ हम वियर करते हैं, मतलब वॉर्न करते हैं आईज पे। स्पेक्टिकल्स भी लगाते हैं, बाईफोकल भी लगाते हैं, लेकिन ऑप्टिकल रीडर नहीं लगाते हैं। सो इसमें जो ऑड वन है वो है ऑप्टिकल रीडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। एक इंसान है जो नॉर्थ वेस्ट में है। पहले तो हम डायरेक्शंस बना लेते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लेते हैं। दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। इसने कहा है कि एक इंसान है जो नॉर्थ वेस्ट में फेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे फेस कर रहा है वो। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, मतलब वो यहाँ पे गया एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे वो पहुंचा हुआ है इस पॉइंट पे, वो यहाँ से वापस जाता है 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आ गया 90 और ये आ गया 135 डिग्री। तो 135 डिग्री यहाँ पे पहुंच गया। अब ये कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वापिस क्या है? सीरीज है, ये आइडेंटिफाई करनी है मिसिंग टर्म। फर्स्ट है 1, 4, 9, 16 और नेक्स्ट टर्म हमें बतानी है। ये ट्राई करो आप और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ये क्या है? 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और नेक्स्ट जो टर्म होगी वो किसका स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो दैट सॉल्व फॉर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी का मॉक टेस्ट। इफ़ यू वांट कि किसी और टॉपिक में मॉक टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना और इसमें मार्क्स पक्का बताना कि आपके 25 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।